ओके, सो वी आर लाइव नाउ एवरीवन। गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म टीएन एजुकेशन पर। ओके, तो मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज हम लोग, जैसा आप सभी जानते हैं, पीएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के टीजीटी पीजीटी टीयर सेकंड के जो एग्जाम्स आगे चल के होने हैं, उसके ओरिएंटेशन सेशन को लेकर तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, इनको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है। हेलो प्रियंका, बिल्कुल उसी चीज को लेकर आज का ये सेशन जो है हमारा होने वाला है। सो ऑल डियर स्टूडेंट, फटाफट फटाफट आप लोग जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग जो है सेशन को शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ प्रियंका, बिल्कुल प्रियंका, प्रियंका ओके, ठीक है। एक बार सभी साथी जुड़ जाए, पर बाकी भी जुड़ जाएंगे तो हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी जुड़ेंगे धीरे धीरे करके सभी। और फिर मैं सारी बात जो है आप लोगों को एक एक करके जो है यहाँ डिस्कस करता चलता हूँ, किस तरीके का हमारा कोर्स रहने वाला है ना। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो एक बार और मैसेज कर देता हूँ बच्चों को, फिर हम शुरू करें।
Okay. So now everything is perfect. Some students asked about the live classes. सर हमारे लिए दिख नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है हो सकता है कि स्टूडेंट्स को फेस हो रही हैं। खैर हम लोग सेशन शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका EMRS एग्जाम है उसके बारे में, टीयर 2 एग्जाम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम EMRS के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम EMRS के बारे में बात कर रहे हैं और TGT PG दोनों के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, चाहे वो TGT की बात हो या फिर वो PGT की बात हो, दोनों के रेफरेंस में हम लोग बातें कर रहे हैं। अब क्या है कि आपका जो टीयर सेकंड का एग्जाम होना है ना, टीयर सेकंड का जो एग्जाम होना है वो आपको इस आधार पर दिया जाएगा, यानी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 40 आएंगे और ऑब्जेक्टिव और 50 आएंगे डिस्क्रिप्टिव, यानी टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 55। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो 40 मार्क्स के आएंगे और सब्जेक्टिव जो है आपके 60 मार्क्स के आएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। EMRS चाहे TGT की बात हो या फिर PGT की बात हो, दोनों में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो सेम रहेंगे और मार्क्स भी आपके इतने ही रहने, यानी 55 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन आपके जो हैं, सॉरी 40 क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ठीक है भाई, अब इसमें ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के, अगर आप इस आधार से देखते हो तो 15 इंटू 4 इट मीन्स ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, है ना। एंड टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आपको टोटल कितने आवर्स दिए मिलेंगे, इसमें 3 आवर्स का टाइम जो है वो मिलने वाला है। EMRS की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी EMRS में वो आपकी 1/3 रहेगी। कितनी रहेगी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। EMRS TGT PGT में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3 रहेगी। अब देखो आप, मेरिट लिस्ट जो होगी PGT के लिए या TGT के लिए वो टीयर सेकंड की परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगी। टीयर फर्स्ट सिर्फ एक आपका क्लियरेंस एग्जाम है, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप इसमें जो है वो जा सकते हो। ठीक है, जा सकते हो इसमें। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे। ये मुझे लगता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया है EMRS TGT PGT एग्जाम्स को लेके। तो ये डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो आपके कितने होने हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको एक जो एक्सप्लेनेशन चाहिए ना वो बिल्कुल आपके सामने है ना, बिल्कुल जो है वो आपके सामने है। तो मुझे लगता है आपको ये बात बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेहतर तरीके से ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ KVS TGT और PGT के टीयर सेकंड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट टीयर सेकंड ऑफ KVS, है ना, एंड NVS TGT PGT, KVS एंड NVS TGT PGT। So the exam pattern here it is, number of questions and total marks. So don't be confused, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे 60, डिस्क्रिप्टिव होंगे 10। समझना मेरी बात, ऑब्जेक्टिव होंगे 60, डिस्क्रिप्टिव होंगे 10। अब आप ध्यान रखना 60 क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन कितने के होंगे, 40 मार्क्स के। कितने के हो जाएंगे, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। समझ में आई बात, यानी 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन यहाँ भी 1 नंबर का है। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 10 क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स के हो जाएंगे आपके, 40 मार्क्स के। तो यहाँ भी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज अ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है। अब आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स, यानी
0.25 marks will be deducted for each wrong answer. Unanswered questions will not be given any marks, है ना? Marks, there is only one correct response for each question. Filling up, darkening more than one response in any question will be treated as wrong response, and 1 4 marks as wrong responses will be deducted. तो अगर हम सम अप करें तो इट मींस आपको यहां नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 देखने को मिलती है। यानी केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के अंदर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो द नेगेटिव मार्किंग इज 1/4, 0.25, और वहां कितना है 0.33। इसमें वहां 0.33 है आपका, जबकि यहां आपका कितना है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो द फर्स्ट डाउट दैट द स्टूडेंट ऑफन आस्क हाउ मेनी क्वेश्चंस, है ना, are asked in that particular exam. So I told about EMRS, TGT, PGT, and this one is for KVS, NVS, TGT, PGT exam. So I think the doubt is now cleared. Now cleared. मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसमें डाउट रहेगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो चीज मैंने बताई है ये बिल्कुल प्रॉपर है, क्लियर है, बड़े आसानी से आप दोनों चीजों को समझ सकते हो। तो जो भी साथी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका ये पैटर्न आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। और जो केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो पैटर्न जो है ये आप लोगों का होने वाला है। ये पैटर्न जो है ये आप लोगों का होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? चलो अब हम एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप लाइव देख पा रहे हो दैट्स ओके, अगर लाइव बाद में देख रहे हो तो भी आप लोगों को चीजें जो है बढ़िया तरीके से ताकि क्लियर हो पाए। हाँ चलो अब हम लोग सबसे पहले ईएमआरएस पीजी की बात कर लेते हैं। ये सिलेबस है। अब सिलेबस के बारे में तो मैं ऑलरेडी खूब वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब पे, है ना। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, हमने सेक्शन बी कहा है ना। इसमें आपको 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेटर्स, है ना, 150 to 250 वर्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकेबलरी, टेस्टिंग फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन। तो 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट अलग अलग लेंथ के आपको एग्जाम में मिलते हैं, है ना। यानी आपको 3 या 4 हो सकता है पैसेज दे दे वो, है ना, और उनसे आपसे वोकेबलरी से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले। सेक्शन बी में राइटिंग एबिलिटीज में जहां से आपका मेजर पार्ट बनता है उसमें देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो शॉर्ट राइटिंग करवाएगा, आपको नोटिस लिखवा दे, मैसेज या फिर एक पोस्ट कार्ड, है ना। रिपोर्ट लिखवा सकता है, आर्टिकल, डिबेट और स्पीच हो सकती है ना। और फिर आपके क्या हो जाएगी, लेटर राइटिंग हो जाएगी। मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ये वाला पोर्शन आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट का है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, है ना। दिस इज फॉर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, है ना। लाइक नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, है ना, लेटर राइटिंग। तो दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेटर, रिपोर्ट, नोटिस और आर्टिकल, है ना, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। चल रहे हैं फटाफट फटाफट। फिर सेक्शन सी में आप लोगों के कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पर सिंटेक्स का नॉलेज होना चाहिए, ग्रामेटिकल जितने भी मटेरियल है उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। टेंसेज, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कनेक्टर्स, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, सीक्वेंसिंग फ्रॉम अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। तो ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है ना। इट हैज अ मल्टीपल ग्रामेटिकल आइटम्स बट नॉट अलॉट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इजीली वी कैन कवर इट वेरी वेरी इफेक्टिवली। So the last one in the TGT exam, that is literature portion. So when we see this type of syllabus,
तो आपके मन में जो आएगा कि भाई इससे क्वेश्चंस जो है कैसे बनेंगे, आगे चल के मैं ये भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन कैसे बनने हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने हैं, लिटरेचर से आपके क्वेश्चन कैसे बने। देखो एक तो जनरली यहाँ आपको डिफरेंट जॉनराज का, है ना, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, शेक्सपियर के जितने भी वर्क है वो सारे देखने हैं। रोमांटिक पीरियड में बहुत कुछ आपको पढ़ना है, लाइक शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज और बायरन। इनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, बाकी और भी, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, इसमें और भी पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। 19 और 20 सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेड ह्यूज, विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिकिंसन, टीबी शॉ, इनके नेम यहाँ पे मेंशन्ड है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग के अंदर अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम इजेकियल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह जैसे पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखेंगे इनको बहुत बढ़िया तरीके से, आपको प्रिपेयर जो है वो करना पड़ेगा। फिर मॉडर्न राइटिंग्स की बात करें तो इसमें अलग अलग जो भी क्षेत्र है, इसमें दिया हुआ है मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड लिटरेचर का कुछ हिस्सा, जैसे कैनेडियन राइटर्स हो गए, कैरेबियन राइटर्स हो गए, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हो गए, यानी मेजर पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वी हैव टू कवर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये आपका इसका हो जाएगा, टीजीटी वाला हो जाएगा। पीजीटी वाले में बहुत कुछ अलग नहीं है, करीब करीब एक जैसा ही है ना। एक दो चीजें अलग हैं, ये वाला पोर्शन सेम है, वाले में भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। नोटिस देखो, इसमें नोटिस है ना, इसमें इनविटेशन है, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, राइटिंग स्पीच, 120 से 150 वर्ड्स, वर्बल विजुअल क्लूज, है ना। और इसके अलावा ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, टॉपिक डिबेट ऑन कंटेम्पररी, तो करीब करीब वही टॉपिक है ना। उनको थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा दे दी, अदरवाइज इसमें अंतर नहीं है। अब यहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत कम है, क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेज, क्लॉजेज, रीऑर्डरिंग से संबंधित है। शेक्सपियर के वर्क हैं, वही रोमांटिक पीरियड है, अमेरिकन वाला भी सेम ही है, मॉडर्न इंग्लिश वाला भी आपका सेम है। और वर्ल्ड लिटरेचर में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया जैसे नेम्स जो है ना, यहाँ अलग से दे दिए हैं। बाकी इसमें और कुछ अलग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है ना, ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। बाकी इन दोनों में बहुत कुछ अलग जो है वो नहीं है, चीजें करीब करीब सब में एक जैसी हैं, मतलब टीजीटी पीजीटी में बहुत कुछ अलग नहीं है। कुछ एक पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, इसमें एक दो टॉपिक आपको यहाँ से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, है ना, यहाँ से जो है वो आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी चीजें जो है करीब करीब इनमें आपको सेम ही दिखाई पड़ती हैं, है ना। देयर इज नथिंग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम चलते हैं किस पे, केवीएस और एनवीएस में। तो केवीएस में वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। राइटिंग वाले में भी करीब करीब वही है, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है ना, ऐसे राइटिंग हो जाएगा, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच राइटिंग हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, इसमें नोटिस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, ये भी सारे आ जाएंगे। तो ये करीब करीब ये चीजें तो सेम ही हैं दोनों में। ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला हो गया, टेंस और उसके यूजेज में एक्टिव पैसिव, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो ये तो क्लॉजेस तो आपके दोनों में ही है। कॉमन एरर्स से क्वेश्चन बनेंगे, आर्टिकल से, प्रपोजिशन से, मॉडिफायर से, है ना, वर्ड ऑर्डर से, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग से, एरर डिटेक्शन से, सेंटेंस करेक्शन से, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ग्रामेटिकल पोर्शन लिटरेचर में आते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट ब्रिटिश लिटरेचर का आता है। इसमें एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, पेन जॉनसन। पोइट्री की बात करें तो जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन किट्स जैसे नेम यहाँ आते हैं। विक्टोरियन और मॉडर्न राइटर्स में देखें तो चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टीएस इलियट और जॉर्ज ऑरवेल जैसे नेम्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें, अच्छा इसमें एक फायदा है, केवीएस में पॉइंट्स को
स्पेसिफाई कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है भाई ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, आपको अलग नहीं पढ़ने, एग्जैक्ट इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है, डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। इंडियन राइटिंग्स में आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, देसाई है, विक्रम सेठ है, अरुंधति रॉय है, अमिताभ घोष है। वर्ल्ड लिटरेचर में गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्विज हैं, चिनुआ अचीबी हैं, पैब्लो नरूडा हैं और खलीद हुसैनी हैं। ये आपके इंडियन राइटिंग्स में पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम सिलेबस फॉर पीजीटी इंग्लिश। अब पीजीटी इंग्लिश में ये वाला सेक्शन सेम है, ये भी करीब करीब सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी करीब करीब आपका कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। मेजर जो लिटरेचर वाले पोर्शन में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, वो क्या क्या है वो आप जरा समझना। यहाँ एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। पोइट्री में डन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरी, जॉन कीट्स। विक्टोरियन और मॉडर्न राइटर्स में चार्ल्स डिकन्स, टॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टीएस इलियट और जॉर्ज ऑरविल, है ना, जॉर्ज ऑरविल। तो बेसिक तो इनमें जो अंतर है ना वो यही है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा देखो अमेरिकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, लैंगस्टन ह्यूज, हाँ यहाँ थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। प्रोज एंड ड्रामा, आर्थर मिलर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन और हार्पर ली। एक तो ये आपका अलग है, एक इंडियन राइटिंग्स में तो करीब करीब सेम है, इंडियन राइटिंग्स में अंतर नहीं है, और वर्ल्ड लिटरेचर में भी अंतर नहीं है। एक ये लिटरेचर क्रिटिसिज्म और मूवमेंट वाला अलग है, तो डी फिफ्थ और डी आपका सेकेंड, है ना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टीजीटी सिलेबस। टीजीटी सिलेबस और पीजीटी सिलेबस में जो डिफरेंस है, तो देयर अमेरिकन लिटरेचर इज गिवन, बट इन द टीजीटी portion, in the TGT portion, the TGT portion, let me in the TGT portion आपको अमेरिकन लिटरेचर जो है वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ अमेरिकन लिटरेचर भी है, ठीक है। सो यू हैव टू कवर अमेरिकन लिटरेचर एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो, है ना। क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। तो ओवरऑल आपको लिटरेचर जो है उसके मेजर राइटर्स पर्टिकुलर थियरी से यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू कवर दिस पार्ट एंड अमेरिकन लिटरेचर ऑल्सो, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर एज सेम एज टीजीटी एग्जाम्स। तो ये तो बात रही सिलेबस की, दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों के सिलेबस में केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और के टीजीटी पीजीटी, इन दोनों के टीजीटी पीजीटी में बहुत कुछ जो है सिमिलरिटीज हैं। हाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जो ईएमआरएस में नहीं है, और जो केवीएस में है वो ईएमआरएस में नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके लिए आज का ये सेशन जो है वो प्लान किया गया था कि देयर आर a lot of doubts in the mind of a student. What is the strategy, what is the roadmap, what is the planning, how to cover all the syllabus, class timing, and any many other doubts, confusions, questions you have, I think, I know. तो उन सभी चीजों को लेके टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले मैंने चीजें तैयार की हैं, उसमें सबसे पहला जो डाउट आप लोगों के लिए रखा है ओरिएंटेशन सेशन में वो है कहां से बनेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो द कॉमन डाउट दैट हैज बीन आस्क्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स रेगुलरली बाय मैसेजेस, कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियोस एंड डिफरेंट सोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो यही बनेंगे कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो बनेगा कहां से। अब देखो एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपलीफाइड मैनर में आंसर कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका बनेगा ना उसके तीन, एक मिनट, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो बनेगा उसके दो बड़े आधार हैं, ये बात समझ, है ना। देखो कहां कहां से बनेगा।
एक तो आपका बनेगा ये कंपोजिशन वाले सेक्शन, कंपोजिशन, कंपोजिशन जिसे आप यहाँ पर राइटिंग एबिलिटीज का नाम दिया हुआ है राइटिंग, राइटिंग एबिलिटी, तो यहाँ से बनेगा। और दूसरा जो बनेगा लिटरेचर वाले से बनेगा, लिटरेचर वाले पार्ट से जो है ये आपको देखने को। सर आई हैव फुल फेथ ऑन माई सेल्फ एंड स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट, है ना, डेफिनेटली, वी विल टुगेदर मेक दिस हैपन, है ना, मेक दिस हैपन, डोंट वरी। तो कंपोजिशन और राइटिंग एबिलिटीज और लिटरेचर, अब आपको कौन सी चीज किस तरीके से तैयार करनी चाहिए। देखो अगर मैं इन दोनों चीजों के बारे में बात करूं, मुझे लगता है कि इन दिस पर्टिकुलर सेशन कंपोजिशन में आप से जो मेजर टॉपिक पूछे जाएंगे वो एक तो आप लेटर राइटिंग तैयार करो, एक आप नोटिस को तैयार करो अच्छे से, एक रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करो, है ना, एक आपका क्या हो जाएगा आर्टिकल राइटिंग हो जाएगा, फिर चाहूँ तो मैं क्या कह दूं ऐसे राइटिंग कह दूं, है ना, मैं कॉमन बता रहा हूँ सबके लिए, इनविटेशन भी लिखना आना चाहिए। तो मेजर यही तो टॉपिक हैं, एक दो और कॉमन टॉपिक हैं लेकिन मेजर यही है। मेजर आपके ये 6 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस, यहाँ जहां से क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के बनेंगे। देखो लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, ऐसे और इनविटेशन, यहाँ से आप नंबर जो गेनिंग की बात है ना वो ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये चीज़ फॉर्मेट बेस्ड है। इन चीज़ों में कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, यानी देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, ऐसे, इनविटेशन, एंड वी नीड सम कंटेंट टू मेक इट कंप्लीट। तो यहां से नंबर लेके आना ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए। अब दोनों में डिफर करेगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ईएमआरएस में 15 क्वेश्चंस हैं, ईएमआरएस में 15 क्वेश्चंस हैं। चलो ईएमआरएस में आपके कितने क्वेश्चंस हैं? ईएमआरएस में आपके 15 क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, ठीक है, और केवीएस एनवीएस में आपके 10 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ तो आपके करीब 4 मार्क्स का ही रहेगा। हाँ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वहां पर वो आपको क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीटली जो है आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब चलो, तो ये यहाँ से हो गया। अब लिटरेचर वाले पोर्शन में आपके जो भी सिलेबस है उनमें से डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो बनेगा वो एक तो थीम के क्वेश्चन से बन सकता है, एक किसी भी वर्क की सेटिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो उससे बन सकता है, इमेजरी है तो इमेजरी से बन सकता है, एक कैरेक्टर एनालिसिस से बन सकता है, कैरेक्टर एनालिसिस, है ना, आपसे किसी चीज को डिस्कस करवा सकता है ना, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इवेल्युएट संबंधित क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, है ना, एनालाइज का तो मैंने बता ही दिया। तो मेजर जो क्वेश्चन बनेगा थीम से, सेटिंग से, इमेजरी से, कैरेक्टर एनालिसिस से, डिस्कशन से, इवेल्युएशन से, किसी चीज के सिग्निफिकेंस से, सिग्निफिकेंस का भी क्वेश्चन बनता है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसके अलावा आपकी आपके व्यूज और ओपिनियन को लेकर भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर वर्क को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं लिटरेचर से। लिटरेचर से दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोग पढ़ रहे हो उनके कुछ जो बड़े वर्क होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो बनेगा वो बड़े वर्क से बनेगा, तो उस पर आपको विशेष ध्यान जो है वो देना पड़ेगा, उस चीज को जो है आपको डिटेल में जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये लिटरेचर वाला पोर्शन आपको बहुत ध्यान से देखना है,
मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर क्वेश्चन या तो वो हमें वर्ड्स लिमिट दे देंगे, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें अगला पॉइंट यही है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बनने के जो मेजर जो एरियाज हैं वो आपके सामने ये दोनों हैं, या तो कंपोजिशन या राइटिंग एबिलिटीज से, या फिर आपका कहाँ से बनेगा, ये लिटरेचर से बनेगा। इज दैट क्लियर? दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बनने के ये दो पार्ट हैं, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, सॉरी चाहे आपका ईएमआरएस हो या केवीएस एनवीएस हो। कंपोजिशन वाले पार्ट से उन्होंने ऑब्जेक्टिव का ही दिया हुआ है, तो फिर हम वहाँ तो ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे, वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव ही। डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ से बने 10 और 15 क्वेश्चन ही तो बनेंगे, फिर तीनों पार्ट्स को वो कवर भी नहीं कर पाएगा। 10 और 15 क्वेश्चन, तो हमारे ये दो एरियाज ही मोस्ट प्रोबेबली बनने वाले। अब आते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखो रिजल्ट का ये है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। रिजल्ट तो ईएमआरएस की अगर हम बात करें, ईएमआरएस की बात करेंगे क्योंकि अभी तो केवीएस एनवीएस का तो अभी रिजल्ट आंसर की भी नहीं आई है। तो ईएमआरएस का जो है जनवरी के लास्ट वीक और फेब के फर्स्ट वीक में आ सकता है। इसके ऊपर तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है यूट्यूब पे, वो भी आप लोग देख लेना। आप लोग तैयारी करो, है ना। इसके अलावा इसको बहुत कंफ्यूजन था बच्चों के मन में, तो मैंने उनको एक कल एक एनालिसिस सेशन बनाया था, जिसमें मैंने सीबीएसई जो एग्जाम्स शेड्यूल जारी किया है सीबीएसई ने दिसंबर 31 को, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि फेब और मार्च में एग्जाम जो है वो हो सकती है। फिर भी मार्च के लास्ट में या फेब के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवा सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं, है ना। वो चीज़ें मैंने वहाँ भी आप लोगों को पहले ही बता दी थी, जो आपका था उसमें कंप्लीट आपको ढंग से बताया है, दोनों पीडीएफ्स को के माध्यम से, 10th और 12th की एग्जाम के माध्यम से। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अगर सैटरडे और संडे को इन्होंने एग्जाम ले लिया तो भाई मनमानी तो फिर कुछ भी हो सकती है, उसका तो कोई ऐसा है नहीं कि उसका क्या किया जा सकता, उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम आपके मुझे लगता है अप्रैल के महीने में होनी चाहिए। अप्रैल के महीने में जो है आपका एग्जाम होना चाहिए, है ना, अप्रैल के महीने में एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया, है ना। ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस, है ना, केवीएस एनवीएस। ईएमआरएस में तो आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और केवीएस एनवीएस में डिस्क्रिप्टिव से टोटल आपके कितने आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और सब्जेक्टिव में देखें तो यहाँ से 40 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, 60 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से टोटल ईएमआरएस में आपके 55 क्वेश्चंस बनेंगे, जबकि यहाँ आपके टोटल 70 क्वेश्चंस बनेंगे। ये दोनों में देख लेना, एक में 55 क्वेश्चंस हैं और एक में जो है आपके टोटल जो है कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, 70 क्वेश्चंस जो है वो देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले भी समझ में आ गई होगी, अब भी मैंने क्लियर कर दी है ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस में सेपरेटली, है ना। रही बात सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव तो ये तो अभी आप 4 मार्क्स का ही मानो, जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है ये पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, है ना। केवीएस एनवीएस में मैं फिर बता दूं, यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी, एमआरएस में आपकी 1/3 होगी, यानी 0.33, और यहाँ कितनी होगी 0.24। इसका आपको विशेष ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। इसका तो आपको विशेष ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को फुल नहीं करनी है। मार्क्स डिवीजन भी आपका यहाँ हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये था वर्ड्स लिमिट को लेके, है ना, डिस्क्रिप्टिव। अब देखो होता क्या है कि जो फॉर्मेट वाले हैं आपके, जैसे नोटिस है ना, नोटिस है ना, रिपोर्ट है, लेटर है ना, इनकी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है, हाँ, ऐसे की मैटर करती है। अब ऐसे वहाँ कितने मार्क्स का आता है, अगर वहाँ पर ऐसे मान के चलो, अगर आपको ऐसे 100 वर्ड्स का दिया जाता है तो आप 10 लाइन, 10 या 12 लाइन में लिखोगे।
200 का दिया जाता है तो 20-21 लाइन में लिखोगे, क्योंकि ऐसे की तो वहां पर आपको वर्ड लिमिट देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है कि आप छोटा भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। मार्क्स के आधार पर अगर देखें तो 4 मार्क्स का अगर आएगा तो आपको 150 100 टू 150 वर्ड्स तो होने चाहिए उसके लिए। बाकी में 100 वर्ड से कम तो आपको, जैसे रिपोर्ट राइटिंग भी है तो रिपोर्ट राइटिंग भी आपकी 8-10 लाइन की होती है, तो 80 टू 100 वर्ड्स में चली जाती है ना। तो वर्ड लिमिट तो यहाँ तो देना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चंस की बात करें कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आता है इसके अलावा लिटरेचर से, तो आप 4 से 6 लाइन के बीच में लिख सकते हो। अगर वर्ड लिमिट नहीं दी जाती है, तो वर्ड लिमिट अगर दी जाएगी तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना पड़ेगा। उसमें फिर आपको ये नहीं करना है कि मुझे कितनी लिमिट दी है, कितनी लिमिट नहीं दी है। और दी जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप उसके हिसाब से लिखो। एक लाइन के अंदर मैक्सिमम 10 वर्ड्स आ सकते हैं, तो आपको उसी के आधार पर कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 2-3 वर्ड ऊपर नीचे चल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दिए 40 वर्ड्स हैं, आप 70 वर्ड्स में लिख रहे हो तो उसके नंबर आपके कटने के चांसेज होते हैं, नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे आने की बजाय। ये एक मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है, तो वर्ड लिमिट का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अब हम आते हैं कि क्वेश्चंस को आंसर करते कैसे हैं, है ना। अब क्वेश्चंस, जैसे देखो कंपोजिशन वाले में तो दिक्कत नहीं है। कंपोजिशन वाले में तो आप लोगों को जो फॉर्मेट में दूंगा तो उसमें क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर फॉर्मेट पर ध्यान देना होता है, क्वेश्चन से रिलेट करने की जरूरत नहीं होती है कंपोजिशन वाले पार्ट में। बात आती है लिटरेचर वाले पार्ट की, तो लिटरेचर वाले पार्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, क्वेश्चन जो पूछा गया है आप हमेशा ही अपने आंसर को उससे रिलेट करके लिखते हो, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा लगे कि स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ है और उसी के आधार पर जो है वो अपना आंसर जो है वो जनरेट कर रहा है, वो डिजाइन कर रहा है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन का आंसर रिलेट करके देना चाहिए, तो वो बहुत फ्रूटफुल जो है वो आपका हो सकता है। अदरवाइज वो फिर उतना फ्रूटफुल जो है वो नहीं होता है, और उससे बहुत सारी चीजें जो हैं दिक्कत खड़ी करती ही करती हैं। बाकी क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेहतर तरीके से चीज को समझने का प्रयास नहीं करोगे, मुझे लगता है आपको वो चीज जो है समझ में नहीं आएगी। आप लिखते कैसे हैं इसके लिए आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिजाइन किया हुआ है, उसको लेकर भी मैं अभी आपको जो भी चीज़ें मेरे पास हैं कि हम किस तरीके से इसे प्लान कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपके साथ रखने वाला हूँ। ठीक है। क्लास टाइमिंग, हाँ एक मेजर बच्चों के साथ जो मेजर इशू है कि सर क्लास टाइमिंग, तो क्लास टाइमिंग में हमारे पास तो शेड्यूल है फिलहाल, है ना। या तो हम मॉर्निंग में 9 AM रखें, या इवनिंग में करीब हम 7:30 टू, या तो हम 8:30 रखें, है ना। या 7:30 से वो फिर कितना भी जा सकता है, 7:30 से वो आगे 9 भी हो सकता है, ये भी 9 से 10, 10.5, मतलब 1.5 घंटे की क्लास तो हो ही जाती है, 1.5 आवर की क्लास तो हो ही जाएगी। यानी आइडल क्लास का टाइम मुझे लगता है इतना टाइम तो हो सकता है। या तो हम मॉर्निंग में रखेंगे या इवनिंग में रखेंगे, कलेक्टिवली एक हम डिस्कस कर लेंगे। इवनिंग में मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो इवनिंग में फ्री होते हैं, तो इवनिंग में हम रख लेंगे 7:30 के अप्रॉक्सीमेट, है ना। कब? 7:30 के अप्रॉक्सीमेट जो है आपका क्लास टाइमिंग हम रख देंगे, या फिर मॉर्निंग में या तो 9:30 या 8:30 के अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग हम प्रॉपर रख लेंगे, उसकी आपको दिक्कत। ठीक है। और क्लास टाइमिंग तो एडजस्टेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास टाइमिंग तो एडजस्टेबल होता है। अब बात आती है कोर्स को कंप्लीट करना, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों के मन में हो। सर अगर एग्जाम अभी पास में आ गई तो इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू कवर सिलेबस। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं दूर किए देता हूँ। देखो,
एक तो आपका एग्जाम जो है ना वो फेब में नहीं होगा, और मोस्टली बच्चों को इसका डर है ना। एग्जाम आपके मार्च के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में भी नहीं होगा, यानी मार्च के लास्ट, मार्च में भी एग्जाम करीब करीब नहीं होगा। फिर भी है ना, जिस चीज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है डिस्क्रिप्टिव। वो कौन सा पेपर है आपका? डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को हम सबसे पहले कंप्लीट, डिस्क्रिप्टिव पेपर को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ताकि बाकी जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले इस पर जाना पड़ेगा। इसलिए कोर्स में सबसे पहले हम कंपोजिशन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं भाई। कौन सा कर रहे हैं? कंपोजिशन वाला पार्ट ना, कंपोजिशन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। और कंपोजिशन वाला पार्ट कम समय में पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले इसे मैं करवा दूंगा। इससे क्या है, आप बेहतर प्रैक्टिस करते रहो। साथ ही साथ लिटरेचर भी हम शुरू कर देंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन कुछ आपको अपलोड में कर दूंगा, और बाकी उनकी प्रैक्टिस में आपको लाइव सेशन में करवा दूंगा, मतलब लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो कंपोजिशन और लिटरेचर को हम पैरेलल लेकर चलने वाले हैं, है ना। इन दोनों को हम पैरेलल लेके चलने वाले हैं, ताकि आप लोगों का सिलेबस सही समय पे हो जाए। संडेज को भी हम क्लासेस रख लेंगे, संडेज को भी हम क्लासेस रख लेंगे। तो संडेज के दिन भी आप लोग बेहतर प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। 3-4 घंटे की हम ऐसे क्लास रख ली तो हमारा पूरा जो एक जो सिलेबस है वो फटाफट एक रैपिड जो स्पीड है उसके साथ जो है वो हो पाएगा। तो कोर्स कंप्लीशन की आप टेंशन मत करो, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके सिलेबस को करवाने की, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी करवा दी, फटाफट करवा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कंटेंट से कोई समझौता। अब देखो हमारी क्या स्ट्रेटजी और अप्रोच रहेगी, है ना। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। हम सबसे पहले, जैसे स्ट्रेटजी की बात मैंने पहले ही बता दिया, आप कंपोजिशन और लिटरेचर को पैरेलली साथ लेकर चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने क्या किया, हमने कंपोजिशन पढ़ाया, जैसे मैंने आपको एक दिन क्या पढ़ाया, लेटर राइटिंग, है ना, लेटर राइटिंग पढ़ाया। अब लेटर राइटिंग जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो फिर उसके करीब हम 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। 10 टाइप्स के राइटर जो टाइप्स है वो हम देख लेंगे। फिर हम ऐसे ही लिटरेचर का कोई भी एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, उसके वक्त के जितने भी मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे हमारा राइटिंग वाला पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक है ना, या तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसमें मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, जिसे आप एक प्लेन पेज पर, प्लेन पेपर पर लिखोगे, और उस ग्रुप में जो है आप अपलोड कर सकते हो। ग्रुप में जो भी आप अपलोड करोगे उसे मैं वहाँ चेक करूँगा, और उसका एक मॉडल, भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने लिखा है वो अपना जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखो जैसा मैंने आपको लिखकर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आप अपने लिखे हुए को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, इंप्रूवमेंट कर पाओगे, है ना। और सबका मैं रिप्लाई करूंगा, मैं हर एक को दूंगा कि भाई आपको ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें ये और आप कर लो। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। तभी हम लोगों ने एक पूरा जो प्लान है ना वो सोच के रखा है कि आपको दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं ये करवा दूंगा। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है हमारी, है ना। 3 पोर्शन है आपके, ग्रामर, कंपोजिशन, लिटरेचर, है ना, और एक कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन और मैं लिख देता हूं, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इन सबको ही पढ़ेंगे क्योंकि सबका ही रोल है। इन एक दूसरे के बिना की सारी चीजें अधूरी हैं, क्योंकि ओवरऑल पेपर तो आपका पूरा इसी में से आना है। सारी चीजें आप लोगों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। अच्छा, कोर्स हमारा जो रहेगा कंप्लीट सिलेबस बेस्ड रहेगा। सिलेबस से ज़्यादा ही चीज़ें आपको मिलेंगी, कम चीज़ें नहीं मिलेंगी।
हर एक चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड चीज पर हम ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे ताकि आप की अप्रोच बहुत बढ़िया डेवलप हो जाए, उस चीज पर ज्यादा फोकस हमारा जाए जो एग्जाम में आ सकती है। क्योंकि सिलेक्शन जो है वो पढ़ने से नहीं, क्या नहीं पढ़ना है इससे भी बहुत कुछ मैटर करता है ना। हम उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिलेबस में जिन चीज दी गई है उनसे क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, यही तो मेरी अप्रोच है, यही तो मैं करने वाला हूँ। ये सारी चीजें हो जाएंगी, लिटरेचर, ग्रामर, आपका कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसके अलावा कंपोजिशन, ये आपके 4 पार्ट हैं। चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, जितना ज़्यादा मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट को बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी के हमने कोर्स लॉन्च किए हैं, और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो यहाँ आए हुए हैं। साथ ही मैं बता दूं, मैं कॉम्बो बैच भी अभी 1-2 दिन में बना दूंगा आप लोगों के लिए, कॉम्बो बैच। अब कॉम्बो बैच में ये होगा, कॉम्बो बैच में क्या होगा, जैसे हम एक तो टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों का बना देंगे, चाहे वो ईएमआरएस का है ना, या फिर वो केवीएस एनवीएस का है, केवीएस एनवीएस, केवीएस एनवीएस, दोनों के टीजी कंबाइन बना देंगे। और एक हम ऐसा कर देंगे भाई, एक ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस है ना, इनके कंबाइन बनाएंगे। जैसे इन दोनों का टीजी का बना दूंगा और एक इनका पीजी का बना दूंगा। अगर किसी को पीजीटी में दोनों की तैयारी करनी है तो हो जाएगी, टीजीटी करनी है तो भी आपकी जो है आपकी प्रिपरेशन वहां से बेहद बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। आप मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर लो, है ना, हम बातें करेंगे, जो भी आपका डाउट है उसको 100% सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आज का आपका ओरिएंटेशन सेशन था। मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है कोर्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम बाई मैसेजेज और बाई कॉल। ठीक है, सेशन अब हम लोग यहीं जो है क्लोज करेंगे। बाकी कल से हमारी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, रेगुलर आज से ही हो गई हैं। रात को 8 बजे का टाइम अभी हमने रखा है, टाइम एडजस्टेबल है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये क्लासेस पूरे 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे एग्जाम तक आपका सिलेबस ज़रूर हो जाएगा, ये ध्यान रख लें। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट